अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बेसिकली क्या चीज़ है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट की वॉल्व होती हैं वो थिक हो जाती हैं या फिर जिसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। मतलब क्या होगा, इसके जो वॉल्व्स होंगे, जो दरमियान में सेप्टम है या इसकी वॉल्व है, वो थिक हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, उनमें जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा कि एक तो हार्ट जो होगा वो मुकम्मल तौर पर स्टिफ होने की वजह से रिलैक्स नहीं हो पा रहा होगा, डायलेट नहीं कर पा रहा होगा बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्शंस। और उसके अलावा क्या होगा, स्टिफ होने की वजह से एक तो वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा, दूसरा वो कम्प्लीटली स्ट्रेच आउट भी ना हो पाएगा, जिसकी वजह से उसमें फीलिंग कम होगी। अब फीलिंग कम होने की वजह से उसका जो कार्डियक आउटपुट होगा वो भी कम हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ब्लड की एंट्री जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, प्लस इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट मतलब 1 मिनट में कितना ब्लड जो हार्ट पंप करेगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा जो कार्डियोमायोपैथी देखी गई है वो मोस्टली लेफ्ट हार्ट में, लेफ्ट वेंट्रिकल में मोस्ट कॉमनली देखी जाती है। और उसमें भी अगर देखा जाए तो लाजमी नहीं है कि सिर्फ वॉल्स इन्वॉल्व हो, उसमें सेप्टम भी इन्वॉल्व होता है और समटाइम वो भी अनइक्वली हाइपरट्रोफिक हुआ होता है। एक तो क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल मोस्ट कॉमनली इफेक्ट होता है, उसके अलावा जो मसल ग्रोथ होती है वो भी एसिमेट्रिकल होती है। मींस सेप्टम कुछ जगहों से ज़्यादा मोटा होगा, लाइक जिस तरह माइट्रल वॉल्व के करीब से ये मोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर फ्लो जो होगा, ब्लड फ्लो ब्लॉक हो रहा होगा, जिसकी वजह से इसको ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। इसी वजह से इसका नाम ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी रखा गया है। इसके अलावा क्या है कि जब वो नैरो पॉइंट से, जब बारीक रास्ते से जब ब्लड फ्लो करेगा अयोर्टा की तरफ, तो वो प्रेशर लगाएगा माइट्रल वॉल्व के ऊपर। माइट्रल वॉल्व के ऊपर प्रेशर लगने की वजह से माइट्रल वॉल्व अपनी तरफ खींचेगा, पुलिंग इफेक्ट ऑन माइट्रल वॉल्व होगा, जिसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी वो फर्दर इंक्रीज हो जाएगी, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इसके बाद अगर इसकी पैथोलॉजी की बात की जाए तो जैसे कि मैंने बताया, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये मोस्ट कॉमनली फैमिलियल होता है, फैमिली में रन करता है। इसके अलावा ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, मतलब सिंगल जीन ही इनफ है टू कॉज ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी। इसके अलावा इसके अंदर कुछ वेरिएंट जीन्स होती हैं जो कोड करती कुछ प्रोटीन्स को, जिसकी वजह से जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो हाइपरट्रॉफी होते हैं, तो वो कुछ प्रोटीन्स हार्ट के अंदर पाई जाएंगे। वो कौन सी हैं? मायोसिन और ट्रोपोनिन टी प्रोटीन्स। इसके बाद इसके अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो साइन एंड सिम्टम किसी भी एज में हो सकते हैं, अर्ली एज में हो सकते हैं, एडल्टहुड में हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये यंग एज में, मतलब अर्ली एज होल्ड में ही, एडल्टहुड में स्टार्ट हो जाते हैं। और मोस्ट कॉमनली जो है हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, मतलब पेशेंट को जो साइन सिम्टम आएंगे हार्ट फेलियर के होंगे। मतलब वो क्या होगा, पेशेंट माइल्ड एक्सरसाइज के साथ ही टायर्डनेस बताएगा कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है बहुत जल्दी। उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जैसे ही पेशेंट थोड़ी सी एक्सरसाइज करता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांस फूलने लग जाता है, सांस चढ़ने लग जाता है। एक्सर्शन पे, एक्सरसाइज पे उसको क्या होना शुरू हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जब अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई अगर कॉम्प्रोमाइज हो, वहाँ पर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाए, तो उसकी वजह से पेशेंट फेंटिंग की कंप्लेन बता सकता है, पेशेंट सिनकोप में जा सकता है। इसके अलावा पेशेंट को एरिथमियाज हो सकते हैं, एरिथमियाज समटाइम लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। नो डाउट ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपरट्रॉफी इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ इन यंग इज अ ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, स्पेशली इन एथलीट्स। ये कॉमनली एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि एथलीट्स की यंग एज में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, तो वो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, या जिसको सिंपली हॉकम बोलते हैं। इसके बाद अगर इसको डायग्नोसिस की बात की जाए तो डायग्नोसिस के लिए हम साइन एंड सिम्टम्स देते हैं, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं। फैमिली हिस्ट्री और साइन एंड सिम्टम्स बेस पे हम डायग्नोसिस स्टार्ट करते हैं कि मे बी सस्पेक्टेड हो कि पेशेंट ये हुक्म का पेशेंट हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट का जब वो नैरो एरिया से जब ब्लड पास करेगा तो वहाँ से एबनॉर्मल हार्ट साउंड पैदा होगी, जिसको हम हार्ट मर्मर्स कहते हैं। कंफर्म करने के लिए हम पेशेंट के इकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं। इकोकार्डियोग्राफी के अंदर हमें स्पेशली जो वॉल्व है और उसके वॉल्व के जो, इसके अलावा सेप्टम जो है उसकी हमें क्या मिल जाती है, हाइपरट्रॉफी मिल जाती है। उसकी थिकनेस ऑफ वेंट्रिकल वॉल, स्पेशली लेफ्ट वॉल की, लेफ्ट वेंट्रिकल की, और उसके अलावा डिक्रीज कार्डिक आउटपुट या कार्डिक फीलिंग मिलती है। इसके अलावा एडिशनली इसको कंफर्म करने के लिए इसमें एडिशनली हम पेशेंट की एक्सर्शन पे कितनी सीवियरिटी आती है वो देखने के लिए स्ट्रेस टेस्ट करवाते हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं।
और समटाइम हम जेनेटिक टेस्टिंग भी करवाते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग इतना रिलायबल नहीं है, बिकॉज़ हमें नहीं पता चलता कि स्पेशली कौन-सा जो वेरिएंट है, कौन-सा वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है। लाइक हमें ट्रोपोनिन टी या मायोसिन जो है वेरिएंट्स मिलते हैं या नहीं मिलते। लेकिन फिर भी हम समटाइम जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं। वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि वो वेरिएंट्स को शो करे। अब इसके बाद अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सिम्पटम जो है, सिम्पटम्स टू सिम्पटम पेशेंट का और सिवियरिटी बेस्ड हम पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। वैसे तो पेशेंट का ट्रीटमेंट हम करते हैं, कोई क्योर नहीं है इसके अंदर। और अगर सिर्फ हमने करना है तो पेशेंट के सिम्पटम्स को मैनेज करना है। अगर माइल्ड सिम्पटम आते हैं, पेशेंट को माइल्ड सिम्पटम है तो मेडिकेशंस देंगे, वो वाली मेडिकेशन जो हार्ट रेट को कम करें, लाइक बीटा ब्लॉकर्स हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, पेशेंट को वो क्या करेगी, वेंट्रिकल्स के जो फिलिंग टाइम है उसको इन्हांस कर देगा, पेशेंट के सिम्टम बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर पेशेंट स्वे सिम्टम्स आता है तो हम इसको मेवाकेम्टिन देते हैं, जिससे क्या होगा, पेशेंट का जो मसल्स हैं, हार्ट है, वो प्रॉपर्ली रिलैक्स करेगा और मोर एफिशिएंटली अपनी एनर्जी को वो यूज़ करेगा फॉर कॉन्ट्रैक्शन। और इसके अलावा क्या है कि हम पेशेंट की सर्जरी करके जो सेप्टम है उसको रिमूव कर सकते हैं, उसका हाइपरट्रॉफिक पार्ट को कट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इस सब के बावजूद भी हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि पेशेंट को हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज नहीं करनी, उसको अवॉइड करना है, बिकॉज इट मे लीड टू सडन कार्डियक डेथ। इसके अलावा लास्ट हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को किसी भी टाइम कार्डियक डेथ हो सकती है, नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर लगाएंगे, जो कि क्या करेगा, पेशेंट के हार्ट की रिदम को मैनेज रिदम को डिटेक्ट करेगा, उसको सही से मैनेज करेगा बाय सेंडिंग शॉक वेव्स, ताकि उसका जो रिदम है वो बरकरार रह सके।